हाँ, मुझे मिला। मुझे लोगों की सेवा करने में 32 मुकदमे मिले। मुझे लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हुए 14 बार मैं जेल गया। पुलिस की लाठियां खाई, कई कठिनाइयां झेली। एक पटेल के घर में पैदा होने के बाद भी 25 साल में केवल कुछ कमाया तो यह कमाया कि घर से ला कर और लोगों के लिए घर को फूंक दिया, बच्चों को दुख दिया। लेकिन मन में एक कामना थी कि जिस तरह से बड़े बड़े लोग हुए जिन्होंने जाने के बाद अपना नाम कमाया, उसी तरह मैं भी इस धरती से जाने के बाद अपना नाम कमाऊं, अपने घर का, अपने परिवार वालों का नाम ऊंचा करूं, अपने समाज का नाम ऊंचा करूं, ऐसा काम करूं जिससे मेरा समाज गौरवान्वित हो। मैं भी ऐसा काम करूं जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लोग याद करते हैं, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर करे, उन लोगों को याद करते हैं। मीणा समाज में जैसे कैप्टन छुट्टन लाल मीणा को लोग आज भी याद कर रहे हैं। जिस तरह से राजस्थान की राजनीति में किरोड़ी लाल जी मीणा जैसे संघर्ष का परिचय देकर संघर्ष करते हुए राजनीति कर रहे हैं, उसी तरह से मैं भी राजनीति करते हुए, ईमानदारी की राजनीति करते हुए, चरित्र की राजनीति करते हुए लोगों में दिल में जगह बना सकूं और अपने लोगों में एक विश्वास पैदा कर सकूं कि हमारा एक बेटा और पैदा हो रहा है जिसका ख्वाब है कि वो भी कैप्टन छुट्टन लाल किरोड़ी लाल के मार्ग पर आगे बढ़े। अरे आपने देखा होगा 25 साल से लगातार अनुरोध चल रहा हूं, और पिछले 2 साल में तो आपने देखा होगा आपके बेटे ने राजस्थान नहीं देश में इतिहास रचा, जिसको पार्टियों ने नहीं पूछा, नेताओं ने नहीं पूछा। उसके बाद भी आपके बेटे ने लोगों के बीच में काम करके मात्र 1 साल में राजस्थान के 3 अलग अलग जिलों की 3 अलग अलग विधानसभा से आपका बेटा अभिमन्यु की तरह अकेला लड़ाई लड़ा। और यह पहला इतिहास में होगा जो 3 अलग अलग विधानसभा से चुनाव लड़ने के बाद भी आपने देखा होगा देवली उनियारा में कांग्रेस की जमानत जब्त करा दी, और अंत में किस तरह से धन्ना सेठ पूंजीपतियों को पसीना ला दिया। वो तो जिस तरह से अभिमन्यु को महाभारत में जिस तरह से सबने घेर के मारा, उसी तरह से तुम्हारे बेटे की राजनीतिक हत्या करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी एक हो गई। मोरपाल सुमन जो बीजेपी का कैंडिडेट प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा था, उसने लेटर लिखा कि जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता थे, जो लोकसभा स्पीकर के पद पे ओम बिरला जैसे बैठे हैं, उन सारे लोगों ने कांग्रेस के कैंडिडेट प्रमोद जैन भाया के पैसों में बिककर उसका साथ दिया। अगर उसके पैसों में बिकते नहीं, उसका वो पूंजी पे धन्ना सेठ के पैसों का अगर बंटवारा नहीं होता, तो हो सकता था तुम्हारा बेटे भी आज एमएलए होता। तुम्हारा बेटे के पिछले 2 साल जो निकले, 3 आपका बेटा चुनाव लड़ा, चुनाव में सक्रिय रहा, लेकिन चुनाव में सक्रिय नहीं हुआ। आपने समरावता में देखा होगा, आपका बेटा जब एक एसडीएम, एक कलेक्टर एक अन्याय कर रहा था, गांव की माता बहनों को वोट देने से रोक रहा था, फर्जी वोट दिला रहा था, तो उसको जो इलाज किया, उसके बाद आपका बेटा 8 महीने जेल रहा। 8 महीने जेल रहा। 8 महीने जेल से निकलने के बाद भी एक दिन भी घर नहीं गया। लोगों को यहां इस राजस्थान को नशा मुक्त बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए जन क्रांति यात्रा नंगे पैर सड़क पर निकल गया। उसके बाद पिपलोदी में, झालावाड़ में 7 बच्चे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, स्कूल की बिल्डिंग गिरने से मर गए। उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए झालावाड़ में धरना देकर बैठ गया। 40 दिन फिर जेल में डाल दिया, लेकिन 40 दिन जेल में रहने के बाद भी नहीं रुका। जेल से आया, जब उन बच्चों को न्याय नहीं मिला तो 15 दिन भूख हड़ताल पर गांधी के मार्ग पर चलते हुए जयपुर की राजधानी में आमरण अनशन पर बैठ गया। मृत सैया पे तुम्हारा बेटा चला गया, लेकिन तुम्हारा बेटा फिर भी मौत से भी नहीं डरा। लेकिन जिस तरह से लोगों का प्यार था, लोगों की समझाइश के बाद, जो हमारी मांग थी, लोगों ने उस मांग को पूरा करने के बाद 15 दिन भूखा रहने के बाद, उन बच्चों को 1 करोड़ की मदद दिलाने के बाद तुम्हारा बेटा भूख हड़ताल से उठा। तुम्हारा बेटा भूख हड़ताल से उठा। और उसके बाद तुमने देखा होगा नरेश मीणा 15 दिन भूखा रहने के बाद भी एक दिन भी घर नहीं गया था। 8 महीने जेल में समरावता में रहा, एक दिन घर नहीं सोया।
40 दिन झालावाड़ की जेल में रहा, एक दिन घर नहीं सोया, सीधा अनशन पर बैठ गया। 15 दिन भूखा रहा, एक दिन घर नहीं बैठा। 15 दिन भूख हड़ताल से उतरते ही पता लगा कि आंधी में एक आदिवासी बेटे की कुछ फॉरेस्ट में बकरी चराने गया, उसके साथ अत्याचार हुआ, उसको मजबूरन उसको मौत को गले लगाना पड़ा, आत्महत्या करने पड़ी। तुम्हारा बेटा उठकर आंधी के पास में उस गांव में उस विक्रम मीणा को न्याय दिलाने आ गया। मैं तो जनता का भूखा हूं। भीड़ के बिना रहना ही पसंद नहीं आता, बिना लोगों के बीच में रहा मैं रह नहीं जाता। मन करता हमेशा जनता के बीच में रहूं। लेकिन पिछले 1.5 महीने अंता चुनाव खत्म हुआ। पहले मन था कि तीनों विधानसभा में जाकर लोगों को धन्यवाद दूंगा। अंता में जब धन्यवाद देने निकला तो उन्हीं प्रमोद जैन भाया, उन्हीं धन्ना सेठों ने तुम्हारे बेटे पर हमला करवा दिया। 307 का मुकदमा अभी भी पेंडिंग पड़ा है, जांच में चल रहा है। 307 का मुकदमा हमला मेरे पर हुआ और फिर भी मेरे ऊपर 307 का मुकदमा लगा दिया। फिर उधर से इधर आया तो देवली उनियारा में गया तो वहां मुझे समस्या नजर आई, तो तुम्हारे बेटे ने फिर एक आंदोलन खड़ा कर दिया और देवली उनियारा में 30 तारीख को आंदोलन किया और वहां की जनता को, बहुत सारे लोगों को न्याय दिलाया। लेकिन दुर्भाग्य गलती से कुछ ऐसे झटका लगा कि सर्वाइकल पेन से परेशान हूं। डॉक्टर ने पट्टा गले में बांध रखा है, रात को जैसे करवट नहीं ली जाती। और मेरा दुख जब होता है, दुख होता कि मुझे जो चाहने वाले लोग हैं, जो मेरे शुभचिंतक हैं, जो मेरे स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, वो हर व्यक्ति फोन करके मेरे से कहता है, मिलने आता है तो कहता है, भाई साहब कुछ दिन के लिए स्वास्थ्य पे ध्यान दे लो, कुछ दिन आराम कर लो, रेस्ट कर लो, और उसके बाद पूरी जिंदगी आपके लिए पड़ी है, पूरी जिंदगी संघर्ष करने के लिए पड़ी है। लेकिन उन्हीं जगह जहां वो निजी लोग, अपने लोग मुझे ये कहते हैं कि भाई साहब स्वास्थ्य पे ध्यान रखो, अपने शरीर पर ध्यान रखो, वही लोग कहते हैं भाई साहब मेरे घर में शादी है, आपको तो आना पड़ेगा। बीच में कैलाश जी भामाशाह चले गए। मैंने कहा कैलाश जी मैं आपके कार्यक्रम में आ जाऊंगा अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया तो। अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया तो मैं आ जाऊंगा और मैं 5 तारीख को फेसबुक पे डाल दूंगा कि मैं आऊंगा कि नहीं आऊंगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने इसलिए फेसबुक पे नहीं डाला। तो कल सुबह ये पहुंच गए कि अपने बसवा के एक पंडित जी थे, देसी, वो सर्वाइकल का इलाज करते हैं। मेरे को उठा के उनके पास ले गया, उन्होंने कुछ नसें दबाई, थोड़ा बहुत फायदा हुआ। लेकिन कल तो फायदा हुआ, रात भर, आज फिर सुबह मेरे वापस पूरा दर्द होने लग गया। और ये लकवे की जैसे बीमारी होती है उस तरह की बीमारी है, दोनों अंगुलियां सुन्न पड़ी हुई है, काम नहीं कर रही। लेकिन फिर ये जब कल गए तो मैंने कहा भाई मैं आऊंगा, मैंने वादा किया। लेकिन मैंने आज कहीं सोशल मीडिया पे नहीं डाला। आपके माध्यम से लोगों से भी मैं अपील करता हूं कि आप मुझे लंबी लड़ाई का, रेस का चेतक घोड़ा जैसा बनाना चाहते हो या मुझे तुरंत ही निमटा देना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं लंबा चलूं, मुझे बहुत सारी, मैं जिस तरह से अर्जुन ने मच्छी की आंख में देखकर तीर चलाया जिसका टारगेट था, उसी तरह मैं भी चाहता हूं, जिन महान पुरुषों का नाम मैं लेता हूं, जिनके पच्चीनों में चलता हूं, कि उन जैसा बनूं तो उन जैसा मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा, जनता में मुझे समय भी देना पड़ेगा, लेकिन उसका एक रूपरेखा बनानी पड़ेगी। आज आपके इलाके में आया हूं, अंता चुनाव के बाद में इच्छा थी थाना गाजी में जिस तरह से गांव में मेरे नाम के बोर्ड लगाए, मुझे जिस तरह का आशीर्वाद प्यार दिया, मेरी इच्छा थी कि थाना गाजी में तामझाम से आऊंगा, पूरी सिस्टम से आऊंगा। लेकिन आज जिस तरह से मेजबानी में तो आपने कोई कमी नहीं रखी, पर मेजबानी भी जब अच्छी लगती, जब दूल्हा भी बारात को ढंग से लेके आता और मैं भी 50-100 गाड़ी लेके तामझाम से आता तो आपको भी और शोभा आपकी इस कार्यक्रम में बढ़ती। लेकिन मैं इसीलिए नहीं आया। और मैं ये भी जानता हूं कि आज इस कार्यक्रम में आ गया तो कल से मेरे पास 10 फोन ऐसे आने लग जाएंगे, भाई साहब आप वहां चले गए तो आप हमारे कार्यक्रम में क्यों नहीं आए, आप हमारे शादी में नहीं आए, हमारी सगाई में नहीं आए, इसका मतलब आप हमें नहीं चाहते हो। लेकिन आज मेरी मजबूरी थी, ये मेरी इच्छा नहीं थी, पर कैलाश जी ने मजबूर कर दिया कि आपके दर्शन करने के लिए, इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो उसके लिए आप सबके दर्शन, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। कैलाश जी ने एक बहुत बड़ी प्यारी बात कही। वैसे तो आज जो राजनीति में लोग आ रहे हैं, जो सफेद कपड़े पहनकर जो घूम रहे हैं,
जिनसे जनता न्याय की उम्मीद करती है, जिन सफेद पोश कपड़ों में पहन घूमने वाले नेताओं से ही उम्मीद करती है कि नेता हमारी मदद करेंगे। लेकिन नेता तो आजकल ऐसे हो गए कि अगर कोई काला सांप किसी नेता को काट ले तो नेता नहीं मरेगा। नेता इतने जहरीले हो गए, नेता नहीं मरेगा, काला सांप मर जाएगा। नेता नहीं मरेगा, काला सांप मर जाएगा। नेता इतने जहरीले हो गए, इतने खराब हो गए। और मैंने तो देखा है, कैलाची कह रहे थे कि नरेश मीणा को 2028 में चप्पलें पहनाओगे कि नहीं पहनाओगे। नरेश मीणा इतने छोटे स्वार्थ के लिए चप्पल नहीं छोड़ेगा। नरेश मीणा इतनी छोटी सोच नहीं रख सकता कि मैं एमएलए बनने के लिए चप्पल छोड़ दूं, नंगे पैर घूमूं और जनता को यह कहूं कि मैं एमएलए बनने के लिए नंगे पैर घूम रहा हूं। तुम्हारा बेटा इतना कमजोर, तुम्हारा बेटा इतनी छोटी सोच नहीं रख सकता कि एमएलए बनने के लिए नंगे पैर घूमूं। अरे नरेश मीणा तो हाड़ौती के किसानों को आजाद कराने के लिए नंगे पैर घूम रहा है। हाड़ौती की किसान जातियों को राजनीतिक तौर पर आजाद कराने के लिए नंगे पैर घूम रहा है। नरेश मीणा की सोच बड़ी है। नरेश मीणा की सोच वैसी है जैसे कैप्टन छुट्टन लाल ने 1956 में राजस्थान के मीणाओं को आरक्षण दिला दिया। आज भी मध्य प्रदेश में मीणाओं को एसटी का आरक्षण नहीं है। उत्तर प्रदेश में आज भी मीणाओं को एसटी का आरक्षण नहीं है। राजस्थान के मीणाओं को अगर एसटी का आरक्षण है तो कैप्टन छुट्टन लाल का की देन है। कैप्टन छुट्टन लाल की वजह से आरक्षण है। मैं नरेश मीणा चाहता हूं कि जिस तरह से हाड़ौती में उन 4 जिलों में 4 धन्ना सेठों ने, 4 व्यापारियों ने, 4 पूंजीपतियों ने सफेद कपड़े पहनकर जो राजनीति को व्यापारीकरण कर दिया, राजनीति को पैसा कमाने का धंधा बना लिया, उस ओम बिरला, प्रमोद जैन, भाया प्रताप सिंह सिंघवी और शांति धारीवाल से उन 4 जिलों की राजनीति को आजाद कराने नरेश मीणा नंगे पैर निकला है। नरेश मीणा सोच रहा है मैं जो समर्पण कर रहा हूं, कीमत चुका रहा हूं, मैं जो नंगे पैर घूम रहा हूं, मेरी हाड़ौती की किसान जातियां एक दिन तो नंगे पैर देखकर कम से कम एक दिन तो उनको तरस आएगा कि नरेश मीणा किसानों को जगा रहा है। नरेश मीणा इन धन्ना सेठों से हमें आजाद दिलाने निकला, इसलिए नरेश मीणा नंगे पैर घूम रहा है। ये तो कोई पता नहीं भगवान कब तक इस नरेश मीणा को नंगा पैर रखेगा।